नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग जारी है। जंग की आग अब सिर्फ दो मुल्कों तक सीमित नहीं रह गई है। ईरान और इजराइल एक दूसरे पर मिसाइलें बरसा रहे हैं। तेल अवीव, यरूशलेम, हाइफा तक अलर्ट है, तो ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर इजरायली रडार तैनात है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाब दिया तो क्लस्टर बम गिरे और पूरे इजराइल में रेड सायरन गूंज उठा। सड़कों से लेकर बंकर तक डर का माहौल है। अब सवाल यह कि क्या यह सिर्फ सीमित युद्ध है या एक बड़े युद्ध की शुरुआत। इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू वाशिंगटन पहुंचे हैं, जहां ट्रंप से उनकी मुलाकात ने दुनिया का ध्यान खींचा है और इजराइल ने 1000 नए शेल्टर बनाने का ऐलान भी कर दिया है। तो क्या यह युद्ध थमेगा या अब बचेगा नहीं कोई? जवाब अब हथियार देंगे या कूटनीति। तो बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे इस खास कार्यक्रम की। इजराइल के यरूशलेम, तेल अवीव, हाइफा में हमला हुआ है। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। ईरान के हमले के बाद पूरे इजराइल में एक साथ अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने का निर्देश दिया है। क्लस्टर बम से इजराइल में दहशत का माहौल है। तो इजराइल के यरूशलेम, तेल अवीव, हाइफा में हमला किया। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। तो जंग के बीच नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे हैं। वॉशिंगटन में ट्रंप से इजराइल के पीएम की मुलाकात हुई है। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों से नेतन्याहू मिले हैं। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ, कई नेता मौजूद रहे। ट्रंप सरकार के साथ इजराइल की मीटिंग हो रही। लगातार बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। उधर ईरान से जंग के बीच इजराइल सरकार ने फैसला लिया है, और फैसला क्या है देखिए। ईरान के हमले से लोगों को बचाने का प्लान तैयार कर रहा है इजराइल। लोगों को बचाने के लिए 500 शेल्टरों की मरम्मत होगी। साथ ही इजराइल में 1000 नए शेल्टर बनाए जाएंगे, ये ऐलान कर दिया है। इजराइल ने करीब $28 मिलियन इस पर खर्च करेगा इजराइल। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त ईरान इजराइल के बीच चल रहे हमलों के बीच में सामने आया है। 1000 नए शेल्टर इजराइल बनाएगा और जो पुराने शेल्टर हैं उनकी मरम्मत की जाएगी। हमले तेज हो गए हैं। उधर वाशिंगटन में नेतन्याहू और तमाम सवाल इन दोनों देशों के बीच में चल रहे इन हमलों को लेकर हैं। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत इस वक्त हमारे साथ हैं। अरविंद सिंह जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर रिटायर्ड कर्नल वीरेंद्र कुमार शाही जुड़ रहे हैं। शाही साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले अरविंद सिंह जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। अभी जो स्थिति बन रही है, कैसे सर इसको देख रहे हैं आप? क्या एनालिसिस कह रहा है आपका? सर आप म्यूट हैं। अरविंद जी, अनम्यूट कर लीजिए खुद को। पराग साहब, देखिए, ये आपसी हितों की लड़ाई है। अमेरिका यह सब कुछ व्यापार के लिए कर रहा है और वह पश्चिम एशिया में अपना वर्चस्व कायम करना चाह रहा है। और दूसरी तरफ एक दूसरा खेमा है जिसके रूस और चीन सदस्य है। वो पूरी तरीके से पश्चिम एशिया से हटना नहीं चाहते हैं। सीरिया में सत्ता परिवर्तन के बाद में केवल ईरान एक ऐसा देश बचा है जहां रूस की उपस्थिति है। अगर खamenei साहब अगर वहां से हटाए जाते हैं तो मुझे लगता है कि रूस पूरे पश्चिम एशिया में रूस का कोई भी एक मित्र देश नहीं रहेगा। और जहां तक अभी आपने उल्लेख किया कि हाइफा पोर्ट पर जो ईरान ने हमला किया है, तो क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के कन्वेंशन के अकॉर्डिंग किसी धार्मिक स्थल पे बम्बार्डमेंट नहीं की जा सकती है, तो ईरान संभवतः इसी का पालन करते हुए अभी तक उसने यरूशलेम पे हमला नहीं किया है, पर तेल अवीव और हाइफा पे किया है। हाइफा
के बारे में एक खास बात ये कि हमारे जो अडानी साहब हैं, उनका भी वहां पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, तो भारत के लिए भी ये चिंता की बात है। पराग साहब। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। कर्नल शाही, किस तरह आप एनालिसिस कर रहे हैं सर? आपका रिएक्शन मैं चाहूंगा। अभी जिस तरह से ये हमले बढ़ रहे हैं और माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा है। ये चिंता का विषय है पूरी संसार के लिए, और रशिया से भी पुतिन साहब ने बड़ा साफ तौर पर ये कहा है कि विश्व तीसरे महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है। भयानक और भयावह हमले दोनों ओर से किए जा रहे हैं। ऐसी सूरत में हमें ये भी सोचना है कि यूएसए, अमेरिका, ट्रंप साहब जो बयान दे रहे हैं उनमें एक थोड़ा सा फ्लक्चुएशन नजर आता है। एक स्थिति में वो कह रहे थे आप बेशर्त बिना शर्त सरेंडर कर दीजिए। फिर उनका एक वक्तव्य आया कि हम जानते हैं आप कहाँ हैं, पर हम अभी आपको मारना नहीं चाहते। अब जानते हैं कि khomeini शिया समुदाय के एक बड़े धार्मिक लीडर भी कहलाते हैं, और संसार में लगभग 6 करोड़ शिया मुस्लिम्स हैं, अलग अलग कंट्रीज में हैं। हमारे देश से भी उनकी फेवर की आवाज़ें उठ रही हैं, और बहुत से मुस्लिम कंट्रीज में जहाँ जहाँ शिया आबादी है वहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं। उसके अलावा इजराइल का जो अटैक का स्पीड था, या जिस मोमेंटम और जिस रफ्तार से वहाँ अटैक कर रहे थे, उसकी गति कुछ धीमी हो गई है। न सिर्फ उसकी धीमी हुई है गति, उसके अलावा ये भी देखने को आया है कि उनका जो आयरन डोम था वो अब ज्यादा कारगर रूप से इजराइल के जो लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल्स आ रहे हैं उनको काबू नहीं कर पा रहा, क्योंकि आयरन डोम का मेरे ख्याल में लिमिटेशंस हैं 35-40 किलोमीटर की रेंज में। ये दरअसल हमास और इजराइल के इर्द गिर्द जो शत्रु थे, आईएस और हूथियों के कुछ अटैक, नजदीक नजदीक वाले जो अटैक थे, उनको नकारा करने के लिए बना था। जबकि अब जो क्रूज मिसाइल फायर ईरान से हो रहे हैं, ये बहुत ऊपर हाइट ले लेते हैं, ऑलमोस्ट अंतरिक्ष के लेवल तक, और वहां से फिर वर्टिकली डाउन आते हैं, जिसके विरोध में आयरन डोम कामयाब नहीं हो रहा, और जिसका कारण यह है कि इजराइल की काफी क्षति पिछले 3 दिन में हुई है, होती जा रही है, और नॉट ओनली देयर कैपिटल पर अलग अलग जगह पर उनके नुकसान हो रहे हैं, बिल्डिंग्स टूट रही हैं, और उनके जवाब अब इतने कारगर नहीं है। कमिंग टू डैमेजेस एट ईरान, जो उनका न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उन्होंने डीप डाउन 300 फुट और उससे ज्यादा की गहराई में टनल्स में और सेफ प्लेसेस में रखी है। इजराइल के पास इस तरह के बॉम्ब नहीं है, वो मदर ऑफ बॉम्ब्स वगैरह जो अमेरिका से उन्होंने मांगे थे और अभी तक नहीं मिले हैं। ये वो बॉम्ब हैं जो पृथ्वी पर पड़ते ही नहीं फटते, बल्कि 200, 300, 400 फुट धरती में सुराख कर कर नीचे चले जाते हैं और नीचे जाकर फिर फटते हैं। उसकी वजह से ये जो डीप रूट डग डाउन में उनका न्यूक्लियर आर्सेनल है, या न्यूक्लियर आर्सेनल को बनाने की तैयारी है, बॉम्ब तो शायद अभी नहीं बने हैं, और जो भी उनका एनरिच्ड यूरेनियम वगैरह के डिपॉजिट्स वहां रखे हैं, उन पर अभी तक जैसा ईरान ने डिक्लेयर किया कि वो सभी सेफ हैं और उनका कोई डैमेज नहीं हुआ है। जंग की रफ्तार बढ़ती जा रही है। पुतिन ने हालांकि कहा है कि वो जंग में डायरेक्टली शामिल नहीं होंगे, पर उन्होंने ये भी बड़ा कहा है साफ तौर पर कि ईरान को यूरेनियम रिच करके और न्यूक्लियर फैसिलिटी नॉन
ऑपरेशनल बॉम्ब्स नहीं, पर पावर डेवलपमेंट वगैरह के लिए उसको प्रयोग करने का पूरा अधिकार है ईरान को, और वो अपने अधिकार के लिए ये जंग कर रहे हैं। हम्म। चाइना ने भी अमेरिका को कुछ खुर्कियां दी हैं, बताया है कि उन्हें ये युद्ध रोकना चाहिए। और ऐसी सूरत में हम ये भी देख रहे हैं कि ट्रंप साहब जो बहुत सख्त भाषा बोल रहे थे और मीटिंग आधी छोड़कर G7 की फटाफट वॉशिंगटन वापस आए थे और ये कह कर आए थे कि मैं सीज फायर कराने नहीं जा रहा। तो बड़ा ऐसा लगता था एक सख्त किस्म का कोई वो स्टेप उठाने वाले हैं। आते ही उन्होंने चेतावनियां दी, पर वो चेतावनियां अब धीरे धीरे अपनी ताकत खोती जा रही हैं। जी। अब उन्होंने कहा है कि वो निर्णय 2 हफ्ते बाद लेंगे। ठीक है। अब इन 2 हफ्तों में इजराइल का और कितना नुकसान हो जाएगा, ये एक सोचने की बात है, जब पहले ही इजराइल अपने हमलों और डिफेंस दोनों में कम से कम शक्ति प्रदर्शन उनका कम होता जा रहा है। ठीक है सर, जी। मैं लौटूंगा आपके पास। अरविंद जी, 1 हफ्ता पूरा हो गया है। मुझे अगर मैं सही हूं तो लास्ट फ्राइडे से शुरू हुआ था और आज सैटरडे हो गया। अब ये जंग और ज़्यादा तनावपूर्ण हो रही है। उधर ट्रंप का जो स्टैंड है वो आप कैसे देख रहे हैं? चूंकि पहले ट्रंप साहब ये बार बार कह रहे थे कि ईरान बंद कर दे अपने जो परमाणु जो प्रोजेक्ट हैं उनको बंद करे, सरेंडर करे, कोई शर्त उसमें नहीं होगी। लेकिन जब से पुतिन एक्टिव हुए हैं तो क्या लग रहा है कि थोड़ा सा वो डाउन हुए हैं। अमेरिका भी ये सोच रहा है कि अगर इसमें रूस की भी एंट्री खुलकर होती है तो फिर मामला और ज्यादा आगे बढ़ सकता है। देखिए बराक साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इस लड़ाई को शुरू हुए 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया है और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि यह जो लड़ाई है एक टर्निंग पॉइंट है पश्चिम एशिया में वर्चस्व को लेकर। अगर अमेरिका कामयाब हो जाता है खामनी साहब की हत्या करने में या वहां की टॉप लीडरशिप को हटाने में, तो मुझे लगता है कि उसके बाद में पश्चिम एशिया के जितने भी हुक्मरान होंगे वो सारे के सारे अमेरिका के पीछे लगू ही होंगे। हालांकि ये बात अलग है कि वहां की आवाम है वो उन हुक्मरानों को ज्यादा पसंद नहीं करती है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ महीनों पहले सऊदी अरेबिया के जो किंग है उन्होंने भी ये कहा था कि उन्हें मौत का खतरा है वहां के लोगों से। तो अमेरिका जैसा कह रहा है वैसा वो लोग कर रहे हैं। यहां तक कि सऊदी अरेबिया को हथियारों की जरूरत नहीं थी, डिफेंस सिस्टम की जरूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने ट्रंप के दबाव में उसको खरीदा, क्योंकि उसे पता है कि अगर हम अमेरिका को व्यापार देंगे तो हम यहाँ बने रहेंगे। और कतर के किंग तो आपको पता है कि उनको बहुत ही महंगा जो एरोप्लेन है वो तक भेंट किया। तो यह सारी चीजें वहां के जो हुक्मरान हैं वो अमेरिका के पिछलग्गू है। और जो सऊदी अरेबिया ने जो डिफेंस सिस्टम खरीदा उसका उपयोग उन्होंने क्या किया, जो हज के लिए जो लोग गए हुए थे मक्का मदीना की यात्रा पे, उन्होंने वो डिफेंस सिस्टम वहां लगाया। अब पता नहीं उन यात्रियों को उसकी कहाँ जरूरत थी। तो आप समझ सकते हैं फराज साहब कि वो केवल उनके दबाव में वो सब कुछ कर रहे हैं, वो अपनी आवाम का फायदा नहीं देख रहे हैं। जबकि जो ईरान में जो सत्ता है ये उस तरीके के कट्टर मुस्लिम नहीं है। अमेरिका के लिए जो मुस्लिम जो है मुफीद है, जो फायदेमंद है, वो कट्टर सुन्नी किस्म के मुस्लिम है। यहाँ है सुन्नी में भी कट्टरता कम है, वो हम किसी को कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं जी। पर ईरान में जो सत्ता है वो सत्ता दरअसल एक खास तरीके के रेवोल्यूशन या जिसको हम इस्लामिक रेवोल्यूशन बोलते हैं, जो इस्लामी क्रांति है, उसके बाद में वो खामनेई जो थे वो जो जेल में थे वो बाहर आके वो सत्ता संभालते हैं। तो अगर ये यहाँ से ये चले जाते खामनेई तो उसके बाद में 2 बड़ी ताकतों को झटका लगेगा, चीन को और रूस को। आपको पता है कि चीन ने अभी थोड़े दिन पहले वहां पे जो बोइंग जो विमान है वो 5 दरअसल कार्गो विमान उन्होंने भेजे थे और वो बहुत ही गुपचुप तरीके से भेजे थे, उसमें हथियार थे। तो एंट्री तो हो चुकी है पराग साहब, वो लोग बहुत ही छुपके से उनको मदद कर रहे हैं। और ठीक उसी तरीके से
अमेरिका जो है वो क्लस्टर ब्लस्टर बम है, या कि जो खासकर बंकर ब्लस्टर बम है, वो इजराइल चाहता है उससे, ताकि जो परमाणु ठिकाने बने हुए हैं जो ईरान के अंदर, उसको नष्ट किया जा सके। जी। पर रूस ने अभी धमकी दी है कि उनमें जो वहां के परमाणु संयंत्र हैं, उनमें हमारे 300 से भी ज्यादा कामगार वहां काम कर रहे हैं। अगर उनमें से किसी एक को भी चोट पड़ी तो इजराइल को उसके नतीजे भुगतने होंगे। ये व्लादिमीर पुतिन साहब ने ये साफ साफ कर दिया है। पर यह पराग साहब, मैं अपनी बात यह कह के खत्म करूंगा कि ये जो लड़ाई है वो वर्चस्व की लड़ाई है और टर्निंग पॉइंट है। अगर इसमें अमेरिका जीतता है जी। तो समझ लीजिए कि ये विश्व है वो एक ध्रुवीय है, और जो बहुध्रुवीय विश्व की जो कल्पना, जिसमें भारत भी चाहता है कि ये विश्व बहुध्रुवीय हो, वो कभी संभव नहीं हो पाएगी। पर अगर इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका को पीछे हटना पड़ता है तो समझ लीजिए कि रूस और जो चीन है वो अमेरिका को आज भी उतना ही चैलेंज करने के बराबर है। तो बहुध्रुवीय विश्व की जो कल्पना है वो साकार हो सकती है। भारत का फायदा दरअसल ईरान में सत्ता परिवर्तन से नहीं है, क्योंकि भारत के अपने हित मध्य एशिया में है। भारत ने चाबहार पोर्ट में पैसा लगा रखा है। पराग साहब जी। ठीक है सर। कर्नल शाही, ये जो क्लस्टर बम से हमला इजराइल में ईरान ने किया है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपसे समझना चाह रहा हूं सर, ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, क्लस्टर होता है जो बहुत सारे छोटे बम एक बड़े बम के पेट में समाये रहते हैं, जो मिसाइल के सहायता से टारगेट तक पहुंचा दिया जाता है। वहां जाने के बाद निर्धारित हाइट और निर्धारित लक्ष्य पर वो फटता है जी। जब वो फटता है तो छोटे छोटे बहुत से बम बाहर निकलते हैं, अलग अलग दिशा में फैलते हैं और एक बड़े एरिया में फैल जाते हैं। इनमें से हर एक छोटा बम काफी क्षति पहुंचाने के काबिल होता है और कुछ उसमें आग भी भड़का सकते हैं। इसका प्रयोग आमतौर पर रिहायशी इलाकों में किया जाता है और ऐसे इलाकों पे किया जाता है जहां शत्रु पिन पॉइंटेड ना हो। जो हमने पाकिस्तान में किया था, हमें पिन पॉइंटेड अटैक किए थे दहशतगर्दों के ठिकाने पर। हम सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं करना चाहते थे, हम कोलैटरल डैमेज नहीं करना चाहते। उसके विरोध में ये जो क्लस्टर बॉम्ब्स हैं, ये एक एरिया रिलेटेड बॉम्ब्स हैं और आबादियों पर इनका प्रयोग किया जाता है। और जो बॉम्ब जिस जिस जगह पहुंचता है, छोटा बॉम्ब, वो वहां फटकर सिर्फ तबाही करता है, आग भी भड़का देता है, ह्यूमन कैजुअलिटी करता है, शॉक इफेक्ट भी होता है। तो इस तरह इनको प्रयोग करने से एक मोरल बड़ा टूट जाता है जगह का, जहां आप देखते हैं कि आपके वो नागरिक कैजुअलिटीज हो रहे हैं जिनका युद्ध से विचारों का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है सर, अभी चूंकि मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहा है इस चर्चा के लिए, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अरविंद जी आपका। कर्नल शाही, आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े और आपने अपने एक्सपर्ट ओपिनियन दिए। तो जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं उससे लगता नहीं कि तनाव कम हो रहा है और हमले बड़े किए हैं ईरान ने इजराइल के ऊपर। कोई रुकने को तैयार नहीं, कोई झुकने को तैयार नहीं। आगे आने वाले वक्त में क्या और तस्वीर बनेगी ये देखना होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।